बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नंबर 1 का लेक्चर नंबर 14 कवर करने जा रहे हैं। ये आपका जो लेक्चर है ये MCQs और शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता, सो इसलिए आपने इस लेक्चर को सिर्फ MCQs और शॉर्ट के हवाले से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस वो होता है जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द इंटेंट ऑफ OOA यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज टू डिफाइन ऑल क्लासेस रिलेशनशिप एंड बिहेवियर के मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने सिस्टम बनाना होता है उस सिस्टम की तमाम क्लासेस, उसके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप हैं वो, और हर क्लास के कौन कौन से बिहेवियर हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका MCQ बन सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में कितनी तरह के मॉडल होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर दो मॉडल होते हैं, एक को हम स्टैटिक मॉडल कहते हैं और दूसरे को हम डायनामिक मॉडल कहते हैं। तो ये आपका वो इम्पोर्टेंट MCQs भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉडल्स इन OOA, तो आपने कहना 2। फिर वो आपसे नाम पूछ सकते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में कौन मॉडल जो है उनके नाम बताओ, तो स्टैटिक मॉडल और डायनामिक मॉडल। आगे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ स्टैटिक मॉडल में कौन कौन से पॉइंट्स होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और डायनामिक मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक मॉडल के अंदर बेसिकली हम जो है वो अपनी सबसे पहले क्लासेस आइडेंटिफाई करते हैं। उन क्लासेस का मतलब यानी उनके एट्रीब्यूट्स, उनके मेथड्स डिफाइन करते हैं। और सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं कि स्पेसिफाई क्लास हायरार्की, फिर हम अपनी क्लास की हायरार्की बताते हैं कि हमारी क्लास की जो हायरार्की है वो किस तरह से होगी। तीसरे नंबर पे हम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप के मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक हम जो है वो बयान करते हैं। और फिर लास्ट पे मॉडल द ऑब्जेक्ट बिहेवियर, फिर लास्ट पे हम जो है अपने जो मॉडल है ऑब्जेक्ट का उसके बिहेवियर जो है वो बयान करते हैं। तो स्टैटिक मॉडल के अंदर बेसिकली हम ये चार चीज़ें जो हैं वो राइट करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले क्लासेस, फिर उसके बाद क्लास हायरार्की, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, और लास्ट पे मॉडल द ऑब्जेक्ट बिहेवियर। और जो सेकंड हमारे पास मॉडल था जिसको हम डायनामिक मॉडल कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स रेडी करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि पहले हमने ये देखें, सबसे पहले स्टैटिक मॉडल में बेसिकली हमने किया टेक्स्ट की फॉर्म में हर चीज़ राइट की, और उसके बाद फिर स्टैटिक मॉडल में जब हम चीज़ें टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेते हैं उसके बाद फिर हम डायनामिक मॉडल में क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को डायग्रामेटिकली जो है वो बयान करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो पीछे हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। एनालिसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों को लिखते हैं, जबकि जो दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, इसमें हम क्या करते हैं अपनी चीज़ों को डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है OOD यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म्स द एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल के मतलब OOD के अंदर हम अपने एनालिसिस मॉडल को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डिज़ाइन मॉडल के अंदर। तो ये आपने इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि OOD क्या करता है, या OOD का MCQs भी बन के आ सकता है। उसके बाद OOD के अंदर दोस्तों जब हम अपने एनालिसिस मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उस दौरान इसमें 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि OOD के अंदर हाउ मैनी नंबर ऑफ लेयर्स, कितनी लेयर्स होती हैं, तो आपने कहना इसमें 4 लेयर्स होती हैं। उसके बाद वो आपसे इन लेयर्स के नाम भी पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि जो OOD के अंदर लेयर्स होती हैं 4, उनके नाम बताओ। तो आपने बस इनके नाम याद रखने हैं। फर्स्ट लेयर का नाम होता है सब सिस्टम लेयर, सेकंड लेयर का नाम होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, थर्ड लेयर का नाम होता है मैसेज लेयर, और फोर्थ लेयर का नाम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। तो ये 4 लेयर्स होती हैं किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर, और इन 4 लेयर्स के आपको नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जब हम अपने एनालिसिस मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो एनालिसिस मॉडल की कौन सी चीज़ डिज़ाइन मॉडल में जाके किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि एनालिसिस मॉडल के अंदर अगर क्लासेस हों तो वो क्लासेस डिज़ाइन मॉडल में जाके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों एनालिसिस मॉडल के अंदर क्लासेस को हम जो है वो डिज़ाइन मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस मॉडल के एट्रीब्यूट्स को डिज़ाइन मॉडल के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस मॉडल के मेथड्स को हम डिज़ाइन मॉडल के अंदर एल्गोरिदम से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिसिस मॉडल के रिलेशनशिप्स यानी जो ताल्लुक हैं उनको हम डिज़ाइन मॉडल के अंदर मैसेजेस,
मैसेजिंग से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एनालिसिस मॉडल के अंदर बिहेवियर्स यानी एक्शंस होते हैं उनको हम डिज़ाइन मॉडल के अंदर कंट्रोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू सारे में से कोई एक बना सकते हैं कि बताओ एनालिसिस मॉडल के अंदर इसको जो है वो मेथड्स को जो है वो डिज़ाइन मॉडल के अंदर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस यूजिंग अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये बेसिकली ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, जैसे कि हमने आपको अभी मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर आप टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो डिफाइन करते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का जो सबसे पहला दुनिया में टेक्निक यूज़ की गई थी इसके लिए, उसको बेसिकली हम कहते थे अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस। ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक का नाम है जो यूज़ की जाती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपका एमसीक्यू ये बन सकता है कि पहला एमसीक्यू क्या बन सकता है कि बोला कि अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस जो है ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की। यहाँ देखिए लिखा भी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक दैट वी विल स्टडी इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस। तो पहले आपने यहाँ पे दो चीज़ें आपने सीखी अभी तक। पहला आपने ये सीखा कि अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस जो है ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है, ठीक है। दूसरा आपने ये सीखा कि ये किसकी टेक्निक है, किसके लिए यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की ये टेक्निक है। और तीसरा आपने ये सीखा कि ये ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। आगे, इट वॉज इनिशियली डिवेल्प्ड बाय अबाउट। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि बताओ ये जो टेक्निक है अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस ये किसने सबसे पहले डेवलप की थी। तो दोस्तों इसको अबाउट नहीं, क्योंकि इसका नाम अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस है इसलिए ये बेसिकली इसके साइंटिस्ट का नाम है ये अबाउट, जिसने इसको बनाया था सबसे पहले। तो सबसे पहले अबाउट ने जो है इसको डेवलप किया था, देन एक्सटेंडेड बाय ग्राहम एंड अदर्स। फिर उसके बाद जो है ग्राहम ने और अदर साइंटिस्ट ने मिलकर जो है इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। ठीक है। आगे वो बताया जा रहा है कि इस टेक्निक के अंदर बेसिकली हम जो है वो इंग्लिश की तरह इसको यूज़ करते हैं। मतलब इसके अंदर ये होता है कि हम ना अपनी डिफरेंट चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह डिनोट करते हैं, फिर उनको कन्वर्ट करते हैं मॉडल कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये बेसिकली इसमें करते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज़ के हवाले से ये जो पैराग्राफ है पूरा ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि सर आपसे पूछ सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रॉपर नाउन को अबाउट टेक्सचुअल एनालिसिस के अंदर मॉडल कंपोनेंट के अंदर क्या कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, एक अहम इसम, ठीक है। इसमें मार्फा मतलब एक ख़ास नाम, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को मॉडल कंपोनेंट के अंदर इंस्टेंस से शो किया जाता है। इंस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट को। ऐसे ही जो इम्प्रॉपर नाउन है उनको मॉडल कंपोनेंट के अंदर क्लास, टाइप या रोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। डूइंग वर्ब को ऑपरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीइंग वर्ब को क्लासिफिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैविंग वर्ब को कंपोजिशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडजेक्टिव को एट्रीब्यूट, वैल्यू और क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज को एसोसिएशन ऑपरेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये बस आपने बस याद रखने हैं कि किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है और ये आपका पैराग्राफ भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।